हेलो यंगस्टर्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 5 क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ी कहानी है, थोड़ी हिस्ट्री है इसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन भाई देखो, इम्पॉर्टेंट बहुत है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं, पास्चुलेट्स हैं, अभी हम थोड़ी देर में उसको बताएंगे क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको बाकी के थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले ब्रीफ में हिस्ट्री देखते हैं। क्या देखेंगे हिस्ट्री में? ज्योमेट्री है क्या बेटा? ज्योमेट्री का मतलब क्या है? देखो, जियोमेट्री हम लोग लिखते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री कैसे बना हुआ? दो वर्ड से मिलकर बना है। ये बना जियो और प्लस मेटरेन। तो जियो का क्या मतलब है, मेटरेन का क्या मतलब है? और ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? ये ज्योमेट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, मतलब यूनान के लोगों ने सबसे पहले ज्योमेट्री वर्ड का यूज किया था। और ज्योमेट्री में दो पार्ट हैं, एक जियो है, मेटरेन है। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ है, और मेटरेन का मतलब टू मेजर। टू मेजर इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ को मेजर करना। अर्थ को मेजर करना मतलब लैंड को मेजर करना, लैंड को मेजर करना। ठीक है, तो ज्योमेट्री कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में बहुत पहले से यूज होती आ रही है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे बेबीलोनिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो। ठीक है, सब जगह यूज होती रही है। और बेसिकली कहाँ पे यूज होती थी? बेसिकली लैंड के मेजरमेंट के लिए यूज होती थी। इसी के सिलसिले में एक नाइल नदी होती है इजिप्ट में। इजिप्ट मतलब मिस्र में। मिस्र में नाइल नदी, आपको जीके में पता भी होगा कि नाइल नदी को क्या कहा जाता है। नाइल नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा। तो नाइल नदी का है कि वो क्या होती है कि एक बार पूरा उसमें बाढ़ आती है, बाहर तक ले फैल जाता है पानी, और फिर जब पानी कम होती है तो फिर सूख के कम हो जाती है। तो जिनका खेत होता है नदी के किनारे, वो क्या होता है कि जब पानी ओवरफ्लो होता है, फ्लडेड होता है, तो उनका खेत सारा डूब जाता है, सारी मार्किंग ख़त्म हो जाती है। और जब पानी वापस घटता है, इसका खेत कहाँ पे था वो कैसे देखेगा? उसके लिए तरीका चाहिए, कितनी एरिया किस पर्सन की थी वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इजिप्ट के लोगों ने एक अपना सिस्टम डेवलप किया था कि कैसे मेज़र करेंगे कि कितना एरिया किस पर्सन का था। उन्होंने फार्मूला भी डेवलप किया और तरीके भी डेवलप किए उसके लिए कि कितना कितना एरिया है, कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके का यूज ज्योमेट्री का करते थे। ये लोगों को पता था कि ग्रेनरी मतलब अनाज जहाँ रखा जाता है, जहाँ अनाज रखा जाता है, वो इजिप्ट के लोगों को ये भी पता था ग्रेनरी जो रखते हैं अनाज, उसका वॉल्यूम कितना होगा, उस ग्रेनरी का कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो भी वो लोग कर सकते थे, है ना। यहाँ तक कि वो ट्रंकेटेड पिरामिड का वॉल्यूम भी निकालना जानते थे। ठीक, तो ये सब उनको पता था। अब चीज़ ये हुई कि भाई दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसे ही काम चल रहे थे। इंडिया भी किसी से पीछे नहीं, हमारा भारत भी, एंशिएंट इंडिया भी काफ़ी ज्योमेट्री में आगे रहा है। जैसे अल्ट्रास, वेदा, वैदिक। आप देखे होंगे कि घरों में क्या होता है, ऐसे आप अभी भी रंगोली शेप बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, है ना, ओवल शेप, अलग अलग डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अपना मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, हड़प्पा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुने होंगे आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप पढ़े होंगे कि वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम थी बहुत प्रॉपरली मेंटेन था। कैसे थे? सारे नाले आपस में पैरेलल थे,
पैरेलल होना ही अपने आप में एक ज्योमेट्री का काम है ना भाई। नहीं तो पैरेलल दो लाइनें कैसे बनेगी, ज्योमेट्री का यूज नहीं करेंगे तो दो पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। और क्या था वहाँ पे, वो के घर बने हुए थे, वो भी ब्रिक्स के बने हुए थे। तो भाई ब्रिक्स अपने आप में एक सॉलिड शेप है ना। उसका एक पर्टिकुलर रेशियो यूज करते थे 4:2:1 इस तरीके से। तो क्या है वो भी ज्योमेट्री यूज करते थे, है ना। अपने एक एंशिएंट इंडियन बुक है सुलभ सूत्र, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया हुआ है। वो भी बहुत ही ज्योमेट्री के लिए इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप्स उसमें दिए हुए हैं सुलभ सूत्र में। हमारे पास हम लोग वैदिक पूजा के लिए कैसे बनाते हैं, जहाँ पर हम लोग हवन यज्ञ करते हैं, वो भी वेदी कैसे करेंगे। घरों में लोग कैसे वेदी बनाते थे, पब्लिक प्लेसेस पे कैसे वेदी बनाते थे, अल्टर्स, है ना। वो सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स को लोग यूज करते थे और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानते थे, लेकिन वो शेप किस रूल से बन रहा है, क्यों बन रहा है वही शेप, कैसे हम दोबारा फॉर्म करेंगे, तो क्या उसमें लॉजिक है उसके पीछे, वो कोई डिफाइन नहीं करता था। वो कोई डिफाइन करने की कोशिश नहीं करता था। ठीक है, बन गया, जो भी शेप बनाया बन गया, वैसे यूज कर रहे हैं। अथर्ववेद में एक श्री यंत्र बताया गया हुआ है। उसमें क्या है, उसमें 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं आपस में। आप देखोगे तो 9 कुछ इस तरह के हैं, 9 आइसोसेलेस ऐसे मिलाए हैं कि जिसको सब मिला करके आप देखोगे श्री यंत्र में तो टोटल 43 और सब्सिडायरी उसके ट्रायंगल्स बनते हैं। ठीक है, आप शेप देखिएगा, नेट पे देख लीजिएगा आप, ठीक है, कैसे शेप होता है किसका, श्री यंत्र का। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब हमारे रिलीजन के हिसाब से हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूजा पाठ के लिए श्री यंत्र यूज करते हैं, ठीक है। ज्योतिष वाले इसको बहुत यूज करते हैं। कोई भी ये सब चीज़ें जो डेवलप हुई हैं वो बिना ज्योमेट्री के नॉलेज के हो ही नहीं सकती। तो यानी कि ज्योमेट्री पहले से थी कि इसको डिफाइन करना और इसको प्रॉपरली बताना कि क्यों हुआ। ये काम किसने शुरू किया, ये काम ग्रीक के लोगों ने शुरू किया। तो ग्रीक के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने पहला प्रूफ दिया, इस चीज़ का प्रूफ दिया कि एक सर्किल है तो इसके जो बाइसेक्टर होगा, मतलब सर्किल को जो 2 टुकड़े करेगा, वो होता है उसका डायमीटर। किसने बताया था ये बात, थेल्स ने, ठीक है ना। इसका प्रूफ दिया उन्होंने। थेल्स तो अपने आप में एक महान गणितज्ञ थे ही। उनका एक बहुत बड़ा शिष्य प्यूपिल कौन थे, थेल्स के पीपुल नहीं प्यूपिल, थेल्स के पीपुल थे पाइथागोरस। अब पढ़ने वाला कोई भी ऐसा विद्यार्थी तो होगा नहीं कि कम से कम पाइथागोरस का नाम ना सुना हो। कितना इन्होंने इम्पॉर्टेंट थ्योरम दिया हुआ है ना। वो तो आप जानते भी होंगे, आगे पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये जो पाइथागोरस सब थे, ये थेल्स जी के शिष्य थे, स्टूडेंट थे, ठीक है ना। और यही नहीं, इनके और भी स्टूडेंट थे, इनकी पूरी ग्रुप थी। इन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में, मैथ में बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारे थ्योरीज बताया और सिस्टमेटिक अप्रोच में इन्होंने चीज़ों को लिखा, डिस्क्राइब किया। नहीं तो पहले क्या था, सब चीज़ें थी और कुछ भी प्रॉपरली लिख के नहीं रखी गई थी। इन्होंने उसको डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ देने का काम और जस्टिफाई करने का काम किया। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, इसमें बस आप सिंपली जान लीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि लाइन बाय रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थेल्स, फिर उसके बाद उनके प्यूपिल पाइथागोरस और भी जो दूसरे बहुत सारे उनके शिष्य थे, वो सब अलग अलग वर्क करते रहे और ये काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर भी वो क्या चीज़ें थी, अभी स्कैटर्ड फॉर्म में ही थी, बहुत ज़्यादा कोई उसको कंपाइल नहीं किया हुआ था। तो एक हमारे मैथमेटिशियन आए, हमारे मीन्स कहाँ के, इजिप्ट के ही,
इजिप्ट में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया एक प्लेस है यहाँ, अलेक्जेंड्रिया ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे एक मैथ्स के टीचर थे, उनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड, उन्होंने अपने आप में बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं बताए, लेकिन उनका क्या, उन्होंने जो नोन वर्क्स थे, जो पहले से काम हुए थे मैथ्स में, ज्योमेट्री में, उसको उन्होंने सब इकट्ठा किया, सबको एक जगह इकट्ठा किया और अपनी एक जो कलेक्शन बनाया, उसको नाम बोला गया ट्रीटीज। क्या बोले उसको? यूक्लिड। वो तो ये जो यूक्लिड के जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था यूक्लिड, जिनके नाम पे हमारा चैप्टर है, ठीक है, यूक्लिड। तो इनकी जो कलेक्शंस था उसको बोला गया ट्रीटीज। अब देखो क्या क्या है, ट्रीटीज। ट्रीटीज जो ट्रीटीज था, इसी का नाम लिखा गया एलिमेंट्स, इसको बोला गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, और इसमें पूरे टोटल 13 चैप्टर्स थे। इसमें कितने चैप्टर्स थे? 13 चैप्टर्स थे। और हर एक चैप्टर को क्या बोला गया? बुक। ईच चैप्टर को क्या कहा गया? ईच चैप्टर को बोला गया बुक, ठीक है। तो ये यूक्लिड साहब का कलेक्शन था, उनकी ट्रीटीज थी, उनको एलिमेंट में बोला गया, फिर एलिमेंट को 13 चैप्टर में बांटा हुआ था और हर एक चैप्टर को बुक कहा जाता था। पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस्ड हुआ इनके बुक से। तो इस चैप्टर में यूक्लिड का क्या अप्रोच था उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या चीज़ें यूक्लिड कैसे प्रूव करते, चीज़ों को कैसे बताते थे कि कैसे सही है, कौन सा गलत है, क्यों इस रूल से है, इस रूल से नहीं हो तो उससे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें, ठीक है। तो यूक्लिड का जो अप्रोच था वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड जी के कुछ चीज़ों को, यूक्लिड के कुछ जो डिस्क्रिप्शन है, जो चीज़ों को प्रूफ करने के तरीके यूज़ किए हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यूक्लिड ने जो ज्योमेट्री को देखा, जो समझाया, उस सॉलिड फॉर्म में वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल लिया। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मतलब जो आपका है, रियल में फिजिकली चीज़ें हैं, उसको देखना, उसको समझना, उससे कंक्लूजन निकालना। तो ये काम यूक्लिड ने किया। तो बेटा जो यूक्लिड का अप्रोच था वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का था। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मतलब अब देखो एक तरफ से चलें, अगर सॉलिड से ले करके पॉइंट तक हम लोग रिवर्स में आए तो क्या होगा, हर एक स्टेप में एक एक एक्सटेंशन यानी कि एक एक डायमेंशन आप खोएंगे और आप उस पर पहुंच जाएंगे लास्ट वाले में। तो क्या क्या कैसे, सबसे पहले मान लो कोई सॉलिड है। सॉलिड कैसा होता है? 3 डायमेंशनल सॉलिड। सबसे पहले क्या है? सॉलिड। ये कैसा होता है बेटा? 3D, 3 डायमेंशनल होता है। अब इसमें एक डायमेंशन यानी एक एक्सटेंशन आप लूज करो, एक्सटेंशन को उन्होंने डायमेंशन बोला, ठीक है। तो एक डायमेंशन लूज किया सॉलिड 3D से, सरफेस बना। क्या बना? सरफेस। वो कैसा शेप का हो गया? 2D हो गया, उसमें 2 डायमेंशन है। सरफेस में से फिर एक डायमेंशन निकल गया तो क्या बना? वो बना लाइन, 1D, ठीक है। उसके बाद से अगर उसमें भी अब एक डायमेंशन निकल गया तो क्या खत्म? जीरो डायमेंशन हो गया। 0 डायमेंशन के बाद क्या हो गया? इसको बोला पॉइंट। पॉइंट नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन ही नहीं होता पॉइंट का, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, सॉलिड, सरफेस, लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इसको यूक्लिड साहब ने डिफिनीशन के फॉर्म में लिखा, सबको डिफाइन किया। 23 ऐसे डिफिनीशंस बनाए उन्होंने और अपनी किस बुक में दिया? बुक 1, जो उनका पहली बुक मतलब इस चैप्टर को बुक बोला गया ना वहाँ पे एलिमेंट्स के। तो पहली बुक में जो उनका फर्स्ट बुक है उसमें 23 डिफिनेशंस को उन्होंने इंक्लूड किया। वो डिफिनेशंस क्या क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी आप देखेंगे जो डिफिनेशन तो है, उसके अंदर फिर कुछ चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी।
तो कब तक आप डिफाइन करते जाएंगे, अभी हम लोग उस पर भी बात करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक जो मेन उनके जो डिफिनीशंस थे वो क्या क्या थे। उनका डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या खास बात बताया, क्या चीज़ है ये तो सभी जानते हैं, जानते तो सभी हैं। ऊपर से एप्पल जब गिरता था तो हर कोई जानता है सेब ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन न्यूटन जी थे उसमें कुछ कंक्लूजन निकाल के अपना सिद्धांत दे दिया, है ना। तो आप भी सब जानते हैं, सब कोई जानता है कि अरे इसमें तो कोई बात नहीं, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है ना। लेकिन उसको डिफाइन किया उन्होंने, कैसे डिफाइन किया देखो। पहला चीज़ उन्होंने पॉइंट के बारे में क्या बोला, अब बोला अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब बड़ी खास बात है, पॉइंट ऐसी चीज है कि जिसका कोई और पार्ट नहीं हो सकता है, उसका और पार्ट नहीं होगा। लेकिन अभी आगे बताते हैं फिर क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें और क्या दिक्कत है। फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन क्या है, अब देखो सीधी सी बात, सिंपल सी बात है, लाइन क्या होती है, एक लाइन खींचा जाए, ये पॉइंट आपने देखा है एक, इसको मतलब और पार्ट में ना किया जाए। एक लाइन क्या है, एक लेंथ है, इसमें ब्रेथलेस, इसकी चौड़ाई नहीं हो, खाली लेंथ हो, ठीक है। ये इनका डिफिनेशन 2 था। तीसरा, द एंड पॉइंट ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। ये भी देखो एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट ये क्या है, वो पॉइंट है, पॉइंट होते हैं। ये डिफाइन किया इन्होंने, एंड पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है। फिर क्या बोला, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवेंटली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। लाइन क्या हुआ था, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है जिसमें वो अपने पॉइंट्स पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग मत जाए, ए स्ट्रेट फॉर्म में सब बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग लाई कर दें कोई भी लाइन को तो उसको स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने डिफाइन किया, समझ में आई बात। फिर बोल रहे हैं अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस क्या होता है, अभी बताया हमने, सरफेस इज ऑलवेज टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब वो सरफेस वो ऐसा चीज़ है कि जिसमें खाली लेंथ और ब्रेथ हो, जिसमें खाली लेंथ एंड ब्रेथ हो, वो सरफेस है। भाई कर्व सरफेस भी अभी आ जाएगा, है ना, लेकिन इन्होंने ऐसे डिफाइन किया हुआ था, सरफेस के बारे में हो गया बात। फिर इसी तरीके से द एजेज ऑफ सरफेस आर लाइन्स। कोई भी सरफेस है उसके जो एजेज हैं, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज, वो लाइंस होते हैं। इन्होंने बोला जो एजेज ऑफ द सरफेस आर लाइंस, एक डिफिनीशन, ठीक है, एजेज ऑफ सरफेस हो गया। फिर बोला अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। कैसे, उस पर एक सरफेस है जिस पे स्ट्रेट लाइन रख दिया जाए या उसको रख दिया जाए तो वो स्ट्रेट हो, सारी स्ट्रेट लाइन पे अगर एक कोई सरफेस बनाया जाए उस पर रखा हुआ हो तो वो कैसा सरफेस होगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन पे अगर रखेंगे कोई भी चीज़ है टू डायमेंशनल तो कैसा होगा, स्ट्रेट सरफेस होगा स्ट्रेट लाइन पे, है ना। तो वही चीज़ है जैसा कि ये वाला पॉइंट्स के लिए था, उसी तरीके से सरफेस के लिए भी ये डिफिनीशन था, ठीक है, प्लेन सरफेस के बारे में। तो इस तरीके से इन्होंने डिफिनीशंस दिए हुए हैं अपने बुक 1 में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम आप देखो डिफिनीशन के अंदर भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो खुद डिफाइन होने की ज़रूरत है, जिनको खुद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। अब देख लो, मान लो पार्ट है, पार्ट को बोलता है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब पार्ट क्या चीज़ होता है भाई, पार्ट को खुद डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, इन्होंने बोला कोई एरिया कोई नहीं है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अब ब्रेथ और लेंथ तो बताया ही नहीं है आपने, ब्रेथलेस लेंथ बोल दिया तो लेंथ को भी डिफाइन करो, ब्रेथ को भी डिफाइन करो, वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो डिफिनीशंस हैं, बहुत बेसिक चीज़ों की डिफिनीशंस हैं, वो खुद ही अपने आप में डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ जाएंगी। तो डिफिनीशन क्या है, इंस्टीट्यूशन मतलब हमारे अंदर से जो देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं, उसी को लेना है। तो मैथ्स में या फिजिक्स में जो भी बोल लीजिए कि एक लिमिट के बाद से चीज़ों को डिफाइन करना छोड़ दिया जाएगा, वहाँ मान लिया जाएगा कि हाँ ठीक है ये करेक्ट है,
उसके आगे फर्दर उन चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइंड जो चीज़ें हैं उसके अंदर फिर डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती जा रही है। तो इसीलिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं, उनको अनडिफाइंड मान करके कि वो अनडिफाइंड नहीं, वो जो हैं इंस्टीट्यूशन में हम जो समझ रहे हैं वो हैं, उसी को लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे मैथ्स में। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि एक पॉइंट, अ पॉइंट, अ लाइन या सरफेस, ठीक है, इसको क्या बोल दिया गया कि अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर दिया गया। मतलब पॉइंट को पॉइंट ही ले लेंगे, पॉइंट को हम लोग पॉइंट करने के बजाय अभी क्या बोलते हैं, डॉट। डॉट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई डायमेंशन नहीं होगा, जो भी छोटे छोटा पार्ट है उसका भी हो जाएगा, लेकिन डॉट को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉइंट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अनडिफाइंड मान करके आगे प्रोसीड किया जाता है मैथ्स में, ठीक है। मतलब जो चीज़ें ऐसे हैं जो आप समझ रहे हैं, पॉइंट मतलब पॉइंट, लाइन मतलब लाइन, सरफेस मतलब सरफेस, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, उसको और ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश नहीं की जाती है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के लिए 3 चीज़ें थी जो यूक्लिड साहब ने अपने बुक में चर्चा किया। पहला चीज़ तो डिफिनीशन, डिफिनीशंस के बारे में हमने बात कर लिया, डिफिनीशंस वो क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें थी इनके पास्चुलेट्स और एक्सियम्स के बारे में। एक चीज़ हमने देखा बेटा डिफिनीशंस, डेफिनीशंस, यूक्लिड की डिफिनीशंस देख लिए। दूसरी चीज़ें हैं पास्चुलेट्स, पास्चुलेट्स, और तीसरी चीज़ क्या थी, एक्सियम्स। तो डिफिनीशन आपने देख लिया क्या क्या था। अब पास्चुलेट क्या है। अब यूक्लिड साहब ने कई सारी ऐसी चीज़ों को बताया कि बोला भैया प्रूफ इसका नहीं दे सकते हम, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, ऐसी चीज़ें जो सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, वही पास्चुलेट हैं और वही एक्सियम है। तो कैसे दोनों भाई, एक्चुअल में दोनों ट्रुथ चीज़ें हैं लेकिन प्रूफ नहीं की जा सकती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बातें करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जो फैक्ट हैं उसको हम लोग बोलेंगे पास्चुलेट्स। उसको क्या बोलेंगे, पास्चुलेट्स अबाउट ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये किसके बारे में था बेटा, अबाउट जियोमेट्रिकल शेप्स। स्पेसिफिकली ये जो था ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जो फैक्ट्स थे, जो ट्रुथ थे, उसको उन्होंने बोला ये पास्चुलेट कहलाएंगे। और जो ट्रुथ्स मैथ्स के हर एक ब्रांच के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, किसी भी मैथ्स का कोई भी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए जो ट्रुथ है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सियम्स हैं, अबाउट ट्रूथ ऑफ, अबाउट ट्रूथ रिलेटेड with all branches of maths, all branches of maths। तो समझ में आ गई बात आपको ना। एक्सियम भी ट्रूथ बेस्ड पे है और पास्चुलेट भी ट्रूथ बेस्ड पे है, और दोनों को ही हम प्रूफ नहीं करने वाले हैं ना, उन्होंने प्रूफ किया, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ट्रुथ बताया था ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, उसका नाम दिया था पास्चुलेट। और जो उन्होंने सभी मैथ्स के सभी ब्रांचेस के लिए जो ट्रुथ, जो सही फैक्ट, जो चीज़ें बताई थी जिसका प्रूफ नहीं किया जा सकता लेकिन फैक्ट है, वो चीज़ें हैं एक्सियम्स, ठीक है। बात समझ में आई आपको। चलिए फिर हम देखते हैं एक्सियम्स उनके कौन कौन से थे यूक्लिड के, और पास्चुलेट क्या क्या बताया उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़े। यूक्लिड्स के जो एक्सियम्स थे वो यहाँ पर कुछ बताया जा रहे हैं, और ये सब आर्डर में, ऐसा नहीं है कि पहला नंबर पे ये है तो पहले उन्होंने यही बताया था, दूसरे पर जो है वो उसी सीक्वेंस में बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके एक्सियम्स थे, हो सकता है तीसरा का पांचवा का पहले में, ऐसा कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बुक में भी आपको जो दिया हुआ है यही चीज़ सीक्वेंस है, यही दिया हुआ है, बट वो जो है यूक्लिड का सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए पहले में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ऐसी चीज जो दूसरे चीज के बराबर है, कहने का मतलब
फॉर एग्जाम्पल मान लो a इक्वल टू बी है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहना क्या चाह रहे हैं, देखो मान लो एक ए कोई चीज़ है वो बी के बराबर है, और सी भी एक कोई ऐसी चीज़ है वो भी बी के बराबर है। ये दोनों, ए जो है बी के बराबर, सी बी के बराबर है, तो ए इक्वल टू सी ये होगी, यही है मतलब, यही बता रहा है उन्होंने। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक चीज़ दूसरे के बराबर है, वही चीज़ फिर अलग चीज़ एक कोई और चीज़ उसी चीज़ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। एक एक्सियम, ये फैक्ट है, इसको प्रूफ नहीं करने का है, उन्होंने प्रूफ नहीं बताया, उसका प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये सत्य बात है। ठीक है, आप देखेंगे, आप खुद भी देखते हैं, मैथ में करते हैं ये सब चीज़ें। उन्होंने कहाँ यूज़ किया, बाकी के जो रूल्स को डिफाइन करने के लिए उन्होंने यूज किया अपने इन एक्सियम्स को। अब देखिए, इफ सेकंड वाला देखते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। कहने का मतलब, मान लो ए है, ए इक्वल टू मान लो सी है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मान लो दोनों साइड में 3 3 जोड़ दिया कोई चीज़, तो क्या होगा, ये जो कंप्लीट जो बना वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने नंबर लिख लिया, कोई भी चीज़ अगर ए में कोई भी चीज़ इधर भी जोड़ दी जाए इक्वल अमाउंट में और इधर भी इक्वल अमाउंट में, जो इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल अमाउंट दोनों तरफ में इक्वल के बराबर में जोड़ दिया जाए, तो जो सम आएगा इसका और ये सम भी आपस में बराबर होंगे। ये हो गया इनका सेकेंड एक्सियम। थर्ड एक्सियम में क्या बोलना है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। इसी तरीके का ए है, अगर दो चीज़ें हैं इक्वल, ए है मान लो और इधर सी है, इसमें से एक इक्वल नंबर की चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी जाए दोनों में, तो जो रिमाइंडर बचा ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये इनका एक्सियम नंबर 3 मतलब इनका यूक्लिड का सीक्वेंस नहीं समझिएगा, मतलब थर्ड एक्सियम जो हमारे बुक में दिया हुआ है, ये इस तरीके की बात है। तो इसमें कोई क्लियर है ना, प्रॉब्लम तो नहीं कोई है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत समझ में आ है ना। चलिए, तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे तो चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और भी वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे लाते रहेंगे हम। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने मतलब दो ऐसी चीज़ें जो आपस में कोइंसाइड हों, ओवरलैपिंग हों, तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि एक लाइन है, सपोज करो इसके ऊपर एक और लाइन उतनी बड़ी है, तो दोनों लाइन क्या होगी, बराबर होगी। चाहे कोई भी एक शेप है, ऐसा रेक्टेंगल है, इतने ही कोइंसाइडिंग एक और रेक्टेंगल उसके ऊपर रख दिया गया, तो दोनों बराबर होंगी। तो मतलब दो जो चीज़ें कोइंसाइड करें, बिल्कुल पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाएं, वो आपस में बराबर होंगी। ये इनका एक्सियम नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला एक्सियम में क्या बेटा बोला, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी चीज़ पूरा है, ठीक है, मान लो एक पूरी चीज़ है कोई, इसका एक छोटा टुकड़ा ले लिया, तो जो कंप्लीट है वो इस छोटे टुकड़े से बराबर हो, बड़ा होगा। सही बात है ना। मान लो ये पूरे कोई चीज़ है x और ये छोटा टुकड़ा a है, ठीक है, तो x विल बी ग्रेटर देन a। ये चीज़ बता रहा है इन्होंने, ये कंपैरिजन वाली बात बता दिया एक तरीके से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेस देन ग्रेटर देन वाली बात इन्होंने कर दिया, जो कि हमारे मैथ में बहुत यूजफुल है ना। अगली चीज़, अगला एक्सियम क्या बोला उन्होंने, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वे चीज़ें जो किसी एक ही चीज़ की डबल हैं, वे चीज़ें जो किसी एक ही चीज़ की डबल हैं। कोई एक चीज़ है, मान लो x है, ठीक है, एक सेम थिंग की डबल है, मतलब किसी एक चीज़ की डबल है, ये 2a है, ठीक है, और एक y एक ऐसी चीज़ है, वो भी 2a है, वो भी a वाली चीज़ की डबल है, ठीक है, तो क्या है, x इक्वल टू वाई। ये कहना चाह रहे हैं यूक्लिड साहब कि जो चीज़ है किसी चीज़ की डबल हैं, मान लो x एक चीज़
कि डबल है 2a से 2 टाइम्स है। y भी एक ऐसी चीज़ है जो कि सेम चीज़ से 2 टाइम्स डबल है, तो x और y आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से जो 7th एक्सियम था, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक मान लो यहाँ पे भी x डैश एक ऐसी चीज़ है जो एक थर्ड चीज़ की a/2 है, उसकी हाफ है, और y डैश एक ऐसी चीज़ है जो भी वो a वाली चीज़ से हाफ है, वो भी सेम। तो ये दोनों अगर इक्वल थी, सेम चीज़ की हाफ हाफ थी, तो ये वाला भी चीज़ें जो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ये बताना चाह रहे हैं। ये आपका जो पहला वाला था उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये इनके एक्सियम्स थे। एक्सियम का यूज उन्होंने दूसरे थ्योरम्स को, दूसरे प्रोपोजिशंस को प्रूफ करने के लिए यूज किया। तो एक्सियम देखने के बाद से यूक्लिड ने पास्चुलेट भी दिए थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पास्चुलेट जो उन्होंने बताया था वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में स्पेसिफिकली बताया था। ठीक है, तो यूक्लिड के 5 पास्चुलेट यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 पास्चुलेट हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। क्या क्या थे? पहला वाला पास्चुलेट, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। ये उन्होंने बोला। तो इसका सेंस ये निकलता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में से मिनिमम एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। आप बताइए कितनी खींची जा सकती है बेटा? कितनी खींच सकते हैं? स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं, कर्व वाली नहीं कि कैसे भी मिला लो। स्ट्रेट लाइन कितनी खींच सकते हो? ओनली वन यूनिक लाइन। 2 पॉइंट के बीच में, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया था। हाँ, जरूर उन्होंने अपने वर्क्स में ऐसा यूज किया इस चीज़ को कि यूनिकली एक ही जा रही, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं इसके बारे में। ठीक है, उन्होंने जो एक्सियम, जो पास्चुलेट बताया, बोला ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं जरूर। मिनिमम एक तो खींच ही सकते हैं, 2। अब ज़बरदस्ती और खींचने की कोशिश करो बेटा तो कैसे जाएगा? मान लो यहाँ से एक और खींचते तो इस पर जाएगा कहीं? एक और खींचोगे नहीं जाएगा, इधर खींचोगे उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर जाके इस पर नहीं मिलेगा। देखो ऐसा खींचोगे तो खाली एक ही होगा जो इस पे जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसी से एक और एक्सियम बना दिया गया। एक एक्सियम 5.1 इसी से ले करके बनाया हुआ है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू दिम, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनमें से केवल एक और ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन देम। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, केवल एक ही लाइन खींच सकते हो, बाकी वहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलेंगी, खींचेंगे, लेकिन दूसरे पॉइंट से भी नहीं जाएंगी। अगर जाएंगे तो स्ट्रेट नहीं होंगी, यानी स्ट्रेट लाइन केवल एक ही होगी, यूनिकली लाइन। बात समझ में आएगी आपको ना? बिल्कुल ना। चलिए, तो ये इनका था पास्चुलेट नंबर 1। तो देखो बेटा, यूक्लिड साहब का जो दूसरा पास्चुलेट है उसमें बोल रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन आजकल उसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लेकिन वो पहले लाइन सेगमेंट वर्ड नहीं यूज़ किए हुए हैं। अपने एक्सियम के लिए उन्होंने यूज़ किया टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन मतलब अ पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन आपको पता होगी, लाइन चलती चली जाती है, कहीं ख़त्म नहीं होती है। लाइन नेवर एंडिंग होती है। आप एक साइड में जाएंगे तो चलती चली जाएगी, इधर चलती चली जाएगी, है ना। वो नेवर एंडिंग होती है लाइन, है ना। लेकिन जब उसमें से एक पार्ट ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लेकिन यूक्लिड साहब ने लाइन सेगमेंट नहीं बोला था, उसको क्या बोला था? टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, तो हम लोग जो कॉपी पे एक लाइन बोलते हैं, खींचते हैं ना, वो लाइन नहीं खींचते, चलो हम लोग लाइन सेगमेंट खींचते हैं। तो इनके पास्चुलेट के हिसाब से टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मान लो एक टर्मिनेटेड लाइन है, ऐसे एक टर्मिनेट लाइन है, इसको
आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? उसी को आगे बढ़ा दो तो इनडेफिनेटली लंबी चलती चली जाएगी। मान लो ए बी है आपका, तो इधर बढ़ा दो तो इधर चली जाएगी अनंत काल तक, इधर चलोगे तो इधर चलती चली जाएगी और बन जाएगी एक लाइन। ठीक है, ये इनका पोस्टुलेट नंबर 2 है। पोस्टुलेट नंबर 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी एक सेंटर ले लीजिए और एक रेडियस ले लीजिए, उससे आप एक सर्किल खींच सकते हैं। कहने का मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे और आपको एक सर्किल खींचना है 5 मीटर रेडियस का या 5 सेंटीमीटर रेडियस का। यहाँ से रेडियस नापा और यहाँ से खींच दिया, ये ठीक है, सर्किल खींच लिया। कहीं पे भी एक पॉइंट है, यानी कि एक सेंटर ले लिया और एक रेडियस ले लिया, इससे कोई भी हम लोग सर्किल खींच सकते हैं। ये उनका पोस्टुलेट नंबर 3 था। और पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है बेटा? इसमें बोला कि सारे के सारे जो राइट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं आपस में। तो होते ही हैं भाई, सबको पता है ना, है ना। इसमें क्या बात है यार, राइट एंगल मतलब क्या? 90 डिग्री अगर ऐसे दो लाइनें हैं तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहने का उनका मतलब था राइट एंगल मतलब ये एंगल तो बराबर ही होगा। वो तो खुद ही बोल रहा हो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री सारे बराबर हैं। ठीक है, बट उन्होंने डिफिनीशन इस फॉर्म में दिया, पोस्टुलेट बनाया, उसको फैक्ट दिखाया कि ये करेक्ट ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 5 पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, कहीं जाइएगा नहीं, इसको जरूर देखिए। तो बेटा पोस्टुलेट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it and taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। इसका मतलब क्या? मान लो 2 स्ट्रेट लाइन है, एक AB है, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन CD है और एक तीसरी लाइन उस पे बोलता है ये इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। मतलब कि एक 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं ABCD और मान लो PQ एक और लाइन है जो कि इस पे फॉल है, मतलब इस पे लगी हुई है। तो जो अगर इंटीरियर एंगल 1 मान लो है, ये 2 है, दोनों इंटीरियर एंगल को सम किया जाए, एक ही साइड के लेनी है, ऐसा नहीं कि एक इधर का ले लिया एक इधर का, एक ही साइड का आपका लेना इंटीरियर एंगल, और दोनों को सम किया जाए तो 2 राइट एंगल से कम है, मतलब कि 180 डिग्री से कम अगर उनका सम आता है, इसको और इसको जोड़े 180 डिग्री से कम आता है, यानी 2 राइट एंगल से कम आता है, तो और इन दोनों स्ट्रेट लाइन को, तो क्या होगा कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते चले जाएं तो ये कहीं न कहीं जाके आपस में मिलेंगी जरूर। यही है इनका एक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, देखो है ना बेटा, ये काफ़ी ज्योमेट्री में यूज करते हैं आप लोग, है ना। इधर का क्या होगा? इस इधर का उल्टा हो जाएगा यार, फैलते चली जाएगी, एक साइड में कट होगी, एक कम हो रहा है तो इधर मिल जाएगी। ठीक है, तो इनका एक्शन पोस्टुलेट यही था, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट एंड taken together less than 2 right angles, ठीक है, then the 2 straight lines if produced indefinitely अगर खींचा जाए तो क्या होगा? वो कहीं न कहीं जाके आपस में मीट करेंगे। ठीक है, उसी साइड में मीट करेंगे जिधर ये सम कम है, वो दूसरी तरफ नहीं, इसी साइड में जिधर सम कम हो रहा है उधर ही मिलेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। आजकल जो पोस्टुलेट और एक्सियम्स को अलग अलग करके नहीं देखा जाता है, कहने का मतलब वो है, चाहे ज्योमेट्री के लिए बोला जाए या चाहे जनरल मैथमेटिक्स के बारे में बोला जाए, ऐसा नहीं कि पोस्टुलेट को खाली ज्योमेट्री के लिए बोलना है और जनरल मैथमेटिक्स के लिए एक्सियम बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। आजकल पोस्टुलेट हो एक्सियम हो सब एक ही बातें हैं। लेकिन एक और बात है, कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब ग्रुप ऑफ एक्सियम्स, एक्सियम्स का एक ग्रुप। मान लो कोई आप थ्योरी डिफाइन कर रहे हो, कोई प्रूफ दे रहे हो, तो आपने जितने एक्सियम्स लिखे हुए हैं एक ग्रुप है, उसका एक सिस्टम है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्सियम वो दूसरे वाले एक्सियम्स को कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो ट्रूथ कहाँ हुआ भाई, हम तो ट्रूथ वाली बात बोल रहे हैं ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो हमारे जो एक्सियम्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंट, तभी हमारी बात है, तभी हमारा प्रूफ चलेगा। बात समझ में आई आपको ना। अभी तकले हमने जो बातें की जो फैक्ट बेसिस पे थी, एक्सियम और पास्टुलेट क्या थी, फैक्ट थी, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता था। तो अब जब चीज़ को प्रूफ किया जा सकेगा, फैक्ट भी हों जो सही बातें हैं जो कि एक्सियम और पास्टुलेट के बदौलत प्रूफ किए जा सकेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे प्रोपोजिशन या फिर थ्योरम, यानी कि उनको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। खाली कह नहीं सकते, फैक्ट दिखा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, डिफाइन नहीं करने की बात है, उनको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, लेकिन वही एक्सियम को हेल्प लेते हैं। ठीक है ना बेटा। तो चलिए हम लोग कुछ एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ये कह रहा है कि ए बी सी जो है 3 पॉइंट है, कहाँ पे है, एक लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो बोल रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब देखो आप, ए बी प्लस बी सी दोनों को मिला दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन है, मिला दिया गया, तो क्या हो गया, ये दोनों कोइंसाइड हो गए। ए बी और बी सी को जैसे मिलाया तो ए सी के कोइंसाइड हो गए हैं। तो क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड ऑन ए सी, सो एज पर एक्सियम 4 ऑफ यूक्लिड, यूक्लिड जी का एक्सियम 4 उसमें क्या बोला था, अगर दो चीज़ें कोइंसाइड हो रही हैं, बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही हैं, तो दोनों इक्वल है। तो चूंकि कोइंसाइड हो रही हैं, सिंस कोइंसाइड हो रही हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो यही इनका प्रूफ है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूफ्ड किया जाता है एक्सियम के हेल्प से। ठीक है, बात समझ में आई ना। आगे ए बी और बी सी जोड़ दिया जाए तो दोनों ए सी पे कोइंसाइड हो रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। सीधी सी बात, और कोई तरीका नहीं प्रूफ करने का इनको एक्सियम के थ्रू। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि भाई 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही हो सकती है और कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, तभी ये बात सही होगी, है ना। तो बेटा एक और एग्जांपल देखिए, इसमें बोला प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट पे इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होगा क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स व्हिच हैव इक्वल साइड्स, तीनों के तीनों साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर एक लाइन पे एक लाइन खींची जाए, एक मान लो एक कोई लाइन है ए बी, ठीक है, इस पे हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए, बुक में भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड का पास्टुलेट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक सेंटर और एक रेडियस से हम एक सर्किल खींच सकते हैं। किसी भी एक सेंटर और एक रेडियस से एक सर्किल खींचा जा सकता है। ठीक, तो मान लो एक ये सेंटर है, ठीक है, ए, और ए रेडियस ले लेते हैं ए बी। इसको लेके अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे खींचे बेटा, ऐसे एक सर्किल, पूरी सर्किल खींचने की जरूरत नहीं है, हाफ सर्किल, 1/4 सर्किल खींच लिए, क्वार्टर सर्किल। और इसी तरीके से अगर बी से बी भी एक पॉइंट हो गया, एक सेंटर हो गया, और ए बी रेडियस लिए, तो यहाँ से रेडियस लेके इसको खींचिए, तो यहाँ से खींचोगे तो ऐसे एक बनेगी लाइन, बनेगी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जहाँ पर दोनों कट हुई उसको आप ऐसे मिला दोगे, ये मान लो ए बी और ये सी पॉइंट पर कट किया, तो आपकी ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्विलेटरल, विल बी
इक्विलेटरल। तो कैसे प्रूव होगा भाई, देखिए कैसे प्रूव होगा। अब देखो ए बी को लिया और इसी रेडियस से आपने ये वाला खींचा, इस सेंटर को लेके ये रेडियस लिया, इससे खींचा, तो ए भी रेडियस ही हुआ ना उसका, ये रेडियस हुआ। ये वाली सर्किल की बात कर रहा है अगर ये, तो इसका एक रेडियस है, ए भी एक रेडियस है, यानी कि क्या हो गया, ए सी इक्वल टू ए बी। बात समझ में आई। दूसरा, इस वाले को जब लेंगे तो इसमें क्या हो गया, ये ए बी और ये बी सी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही सर्किल के रेडियस हो गए दोनों। क्या, कौन सा, बी सी इक्वल टू ए बी एज पर एक्सियम 1। एक्सियम 1 में क्या बोला, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू इक्वल थिंग देन दोज थिंग्स विल बी इक्वल, ऐसा वाला पढ़े ना आप। ए सी भी ए बी के इक्वल है और बी सी भी ए बी के इक्वल है, तो क्या हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी हो गया ना, ए सी इक्वल टू बी सी और यही इक्वल टू ए बी। तो प्रूफ हो गया कि ये तीनों साइड बराबर है। तीनों साइड बराबर हो गया तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात समझ में आया कि नहीं बेटा, है ना। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। तो ये भी आपका एग्जांपल क्लियर। एक और थ्योरम, लास्ट थ्योरम है बेटा इस चैप्टर का, ये थ्योरम नंबर 5.1। इसमें बोला टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइनें हैं, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो कॉमन पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन जो हैं वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कॉमन नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक लाइन ये है, एक दूसरी लाइन ऐसे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे वो कॉमन होंगी। दो डिस्टिंक्ट लाइन हैं खाली एक ही जगह पर, ऐसा नहीं होगा कि इधर भी कॉमन होगा इधर भी कॉमन हो जाएगी। दो लाइनें हैं, हो जाएंगी, ठीक है, हो जाएंगी। कि मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर ये हम मान लो कि टाइम बिंग मान लेते हैं कि वो दो पॉइंट पे कॉमन हो गई, तो दो पॉइंट पे कॉमन हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, फिर वो यूनिक लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कि अभी हमने पास्टुलेट देखा उस हिसाब से ये यूनिक लाइन नहीं होगी। ये एक ही पॉइंट से एक ही लाइन नहीं जाएगी, दो पॉइंट से एक लाइन जाती है, ठीक है, दो पॉइंट से एक लाइन गई। लेकिन दो लाइनों की बात में, अगर दो डिस्टिंक्ट लाइनों की बात करें तो फिर वो एक ही लाइन होगी, तो डिस्टिंक्ट कहाँ रह गई। तो उसका जो हमारा एक्सियम है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। इसलिए ये वाला थ्योरम हमारा करेक्ट है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है, ये ट्रूथ भी है और इसको प्रूफ भी किया गया इस तरीके से। जो पहले आपने पढ़ा तो उसका उल्टा बात है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है, वहाँ पर दो पॉइंट से एक डिस्टिंक्ट लाइन एक ही जा रही थी, यहाँ पर दो लाइनें हैं, तो जाएंगे भी तो कहाँ मिल सकती है, मैक्सिमम एक ही जगह पर मिल सकती है, किसी दो पॉइंट पे कॉमन नहीं हो सकती है। यही थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम 5.1। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा बेटा, मैथ्स की खूब प्रैक्टिस कीजिए, जम के पढ़ते रहिए, खूब अपना बेस स्ट्रांग कीजिए, तभी आपका आगे वाले क्लासेस मैथ्स के स्ट्रांग होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।